रुद्र को भनक भी नहीं थी कि आकाश के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी सिचुएशन में भी आकाश कोई हरकत कर सकता है। तभी यक्ष ने फिर से कहा, ज्यादा मत सोचो आकाश, मेरी बात मानो और बचा लो खुद की प्रॉपर्टी, दौलत और शोहरत। ये सुनते ही आकाश के मन में कुछ आया और उसने सबके सामने बिल्कुल वैसा ही करने का नाटक किया जैसा रुद्र ने कहा था। उसने पहले झुककर रुद्र को विश किया, फिर उसके गले लगते हुए सबके सामने वो सब कहा जो रुद्र ने कहने के लिए कहा था। फिर उसने रुद्र से कहा, मैंने तुम्हारी शर्तें पूरी कर दी हैं, अब तुम वो करो जिसे करने के लिए कहा था। यक्ष ने उसे मुस्कुराकर देखा, फिर उसके मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपना मोबाइल चेक करो, मैसेज बस आ ही रहा होगा। यक्ष के इतना कहते ही मोबाइल में मैसेज आने की रिंगटोन बजी। आकाश ने एक पल चौंक कर यक्ष का चेहरा देखा, फिर अपना मोबाइल निकालते हुए उससे बोला, ये सब तुम क्या खेल खेल रहे हो रुद्र, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जरूरत क्या थी ये सब करने की। यक्ष के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, रक्षिता, उससे दूर रहना तुम, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे मुझे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। यक्ष की बात सुनकर एक पल के लिए आकाश अंदर से सिहर सा गया, लेकिन फिर वो मन ही मन गुस्से में कुछ सोचते हुए बोला, तेरी अकड़ तो मैं ठिकाने लगाऊंगा रुद्र, बस एक बार वो हो जाए जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। इतना कहते हुए आकाश अब वो मैसेज देखने लगा था जो कि उसके मोबाइल पर आया था। जैसे ही उसने मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी और ये होटल वापस मिल चुका था। फिर वो यक्ष की तरफ देखकर शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, अब क्या करोगे तुम? ये जो कुछ भी तुम मेरे साथ कर रहे थे ना, अब मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। और हाँ, क्या कह रहे थे तुम कि रक्षिता को मैं हाथ भी ना लगाऊं? अब देख मैं क्या करता हूँ। उसकी बात सुनकर यक्ष एकदम से हैरान रह गया, वो उसके चेहरे की तरफ देखता ही रह गया। तभी रुद्र गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, पार्टी इज ओवर, सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर महफिल में तरह तरह की बातें होने लगी। फिर आकाश ने रुद्र से कहा, मैं रक्षिता के साथ वो सब कुछ करूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और दूर खड़ी रक्षिता की कमर में हाथ डालकर वहाँ से जाने लगा। वहाँ मौजूद भीड़ को देखकर यक्ष अपना गुस्सा पीकर रह गया। वो रक्षिता से बात तो करना चाहता था, लेकिन अभी वो नशे में था और रक्षिता इस समय आकाश पर हद से ज्यादा भरोसा दिखा रही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। पर फिर यक्ष गुस्से में मन ही मन बोला, इसका खामियाजा तुम्हें अब अलग तरीके से भुगतना होगा आकाश, जस्ट वेट एंड वॉच। और फिर कुछ घंटे बाद आकाश रक्षिता को उसके घर छोड़कर वापस अपने बंगले में आया। घर की पार्किंग में उसने अपनी कार पार्क की और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने अंदर पहुंचकर कमरे की लाइट जलाई तो वहां उसके खुद के बेड पर बैठे यक्ष को देखकर वो चौंक पड़ा। फिर गुस्से से बोला, रुद्र, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? और ये चोरों की तरह मेरे घर में मेरे ही कमरे में आकर तुम कर क्या रहे हो? उसकी बात सुनकर रुद्र के रूप में मौजूद यक्ष के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। वो अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलते हुए उसके बहुत करीब आ गया। फिर अपने एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, बहुत गलती की तुमने, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, मैं कौन हूँ, मेरी सच्चाई क्या है। ये सब अगर तुम जानते तो शायद मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करते। आकाश को जैसे उसकी किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो एक लंबी सांस लेते हुए बोला, हाँ, अब तुम यहाँ से खुद जाओगे या फिर सिक्योरिटी से कहकर तुम्हें बाहर निकालूं? यक्ष ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया आकाश, तुम्हें रक्षिता की लाइफ से दूर जाना ही होगा। इस पर आकाश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दौड़ गई। फिर वो उसके हाथ को झटका देते हुए बोला, ये धमकियां ना अपने पास ही रखो मिस्टर रुद्र। और हाँ, जहाँ तक रक्षिता की बात है तो मैं बता दूं कि उसके साथ अब मैं बिना शादी के सुहागरात मनाने वाला हूँ। सिर्फ उसे हाथ ही नहीं लगाऊंगा, बल्कि उसके जिस्म के हर अंग को हर जगह टच करूंगा। और तुम सिर्फ। आकाश ने इतना कहा था कि तभी यक्ष का एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। इससे आकाश लहराकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जल्द ही वो उठ गया
और यक्ष के चेहरे पर उसने भी एक घूंसा जड़ दिया। फिर गुस्से में बोला, मेरे ही घर में आकर मुझ पर ही हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगले ही पल वो दोनों एकदम से गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करने लगे। लेकिन इसी हाथापाई में यक्ष को आकाश के गले पर एक सितारे का निशान दिखा, जिसे देखकर उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। अचानक ही यक्ष के हाथ पैर ढीले होने लगे और इसका फायदा उठाकर आकाश उस पर लगातार हमला करने लगा। यक्ष सोचते हुए मन ही मन बोला, ये कैसा निशान है जो मुझे इतना अजीब सा लग रहा है? और कुछ सोचते ही यक्ष के चेहरे पर एक हैरानी आ गई। वो सोचने लगा, और मेरे एक वार से साधारण इंसान का तो जनाजा निकल जाता है, फिर ये आकाश इतना सब कुछ सहन कैसे कर ले रहा है? ऊपर से मुझ पर भी हाथ उठा रहा है। कौन है ये? क्या है इसकी सच्चाई? यक्ष के मन में तरह तरह के सवाल आने लगे और आकाश उस पर हावी होता जा रहा था। तभी अचानक ही यक्ष अपनी जगह से उठा और आकाश को जमीन पर गिरा दिया। फिर एक के बाद एक कई बार उसके चेहरे पर करता चला गया। जब आकाश एकदम से पस्त हो गया तो यक्ष अपनी जगह से उठा और उसे वार्निंग देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए लास्ट होना चाहिए। अगर तुमने फिर ऐसी कोई गलती की तो मेरा वो रूप देखोगे जिसे दुनिया देखने से भी डरती है। इतना कहकर यक्ष वहां से बाहर निकल गया। आकाश धीरे धीरे कराहते हुए अपनी जगह से उठा और अपना चेहरा साफ करने लगा। फिर आईने के सामने आकर मुस्कुराते हुए बोला, आम इंसान तो नहीं हो तुम रुद्र। आज मुझे भी पता चला कि तुम्हारे अंदर भी कुछ खास है। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा आदमी मिला है। मजा आ गया। इतना कहकर आकाश जोर जोर से हंसने लगा और फिर पागलों की तरह हंसते हुए बेड पर बैठ गया। फिर अचानक ही उसका चेहरा काफी सीरियस हो गया और वो गुस्से में बोला, ये जो कुछ भी तुमने किया है इसका जवाब जरूर मिलेगा। इंतजार करना कल मेरे जवाब का। ये कहते हुए आकाश के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। इधर दूसरी तरफ यक्ष अपने घर पर पहुंच चुका था। जैसे ही वो अंदर गया तो उसे देखते ही उसकी माँ बोली, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? सब कुछ ठीक तो है ना? यक्ष कुछ नहीं बोला। तभी उसकी माँ ने उसे घूरते हुए कहा, कहाँ से आ रहे हो तुम? जवाब में यक्ष ने कुछ नहीं कहा, बल्कि गुस्से में वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। और उसकी माँ ने उसे इस तरह देखकर मन ही मन कहा, कोई तो बात है जो ये मुझसे छिपा रहा है। अगर जल्द ही पता नहीं चला तो प्रॉब्लम हो सकती है। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल निकाला और फिर कुछ मैसेज टाइप करके लक्ष्य के मोबाइल पर भेज दिया। और यक्ष इस बात से अनजान था कि उसके पीठ पीछे क्या चल रहा था। जल्द ही रात बीत चुकी थी। अगली सुबह आकाश अपनी कार लेकर रक्षिता के घर के बाहर खड़ा था। तभी वो रक्षिता को फोन मिलाकर बोला, जल्दी आओ यार, मुझे देर हो रही है। दूसरी तरफ से रक्षिता की आवाज आई, बस आ गई, अपने सामने देखो। आकाश ने जब अपने सामने देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके सामने रक्षिता एक जीन्स टॉप में उसी की तरफ बढ़ती आ रही थी। वो आज पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रक्षिता कार के अंदर बैठते हुए बोली, चलिए कहाँ चलना है? जवाब में आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, सरप्राइज है। इतना कहकर आकाश ने कार आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद वो दोनों एक शानदार कैफे में बैठे कॉफी पी रहे थे। रक्षिता ने आकाश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, यहाँ आप क्यों लाए हैं मुझे? जवाब में आकाश ने एक नजर उसे बड़े प्यार से देखा, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, वही बताने जा रहा हूँ। मगर आकाश इस बात से अनजान था कि कैफे के शीशे के बाहर खड़ा यक्ष उन्हीं दोनों की तरफ देख रहा था और अब वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था। यक्ष खूनी नजरों से गुस्से में कैफे की तरफ बढ़ता जा रहा था, जिसका रक्षिता और आकाश को अंदाजा भी नहीं था। इधर आकाश ने रक्षिता का हाथ पकड़ा तो रक्षिता ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? उसके रिएक्शन पर आकाश हड़बड़ा सा गया और मन ही मन सोचने लगा, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाए।
क्योंकि रक्षिता अभी पूरी तरह से मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं लग रही है। फिर उसने कुछ सोचते हुए रक्षिता से कहा, कुछ नहीं, बस पूछ रहा था कि कैसा है यहाँ का माहौल, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? रक्षिता ने ना में सिर हिलाया और बाहर की तरफ देखने लगी। इसी बीच यक्ष उसके पीछे वाली टेबल पर आकर बैठ गया था। उन दोनों को इस तरह देखकर यक्ष के अंदर एक बेचैनी सी उठने लगी। अचानक ही उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल होने लगी और गला सूखने लगा। वो खुद को संभालते हुए बोला, ये क्या हो रहा है मुझे? ऐसा लग रहा है जैसे खून की तलब लग रही है। ये सब इस आकाश को देखकर हो रहा है। मैं खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रख पा रहा हूँ? यक्ष चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था और फिर वो अपनी जगह से उठा और खतरनाक इरादे के साथ आकाश की तरफ बढ़ने लगा। चलते हुए वो गुस्से में खुद से बोला, इस प्यास को तूने जगाया है आकाश, और अब ये तेरे खून से ही शांत होगी। ये कहते हुए वो कुछ दूर आगे ही बढ़ा था कि तभी उसकी नजर रक्षिता के चेहरे पर पड़ी। वो मुस्कुराकर बाहर की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर रुद्र का दिल पिघलने लगा। अचानक ही उसका गुस्सा एकदम शांत होने लगा और उसकी जो तलब थी वो शांत हो गई। रक्षिता की नजर अभी तक रुद्र पर नहीं पड़ी थी, उसका ध्यान दूसरी तरफ था। लेकिन रुद्र अब खुद पर कंट्रोल पा चुका था। वो उसे देखते हुए खुद से बोला, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो रक्षिता। तुम्हें देखते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और कोई गलत काम मुझसे नहीं होता। शायद ये तुम्हारा प्यार ही है जिसकी वजह से मैं बदलता जा रहा हूँ। यक्ष का गुस्सा अब एकदम से शांत हो चुका था। फिर उसने एक नजर आकाश को देखा और ये सोचते हुए वहां से बाहर निकल गया कि वक्त आने पर रक्षिता को खुद उसके प्यार का एहसास होगा। लेकिन उसके जाते ही आकाश ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। आकाश ने पहले ही रुद्र को देख लिया था। आकाश ने उसे वापस जाते हुए देखकर खुद से कहा, बस इसी तरह तेरी पुरानी चोट को दबाता रहूं, तब तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा रुद्र, कुछ भी नहीं। अगले ही पल वो अपनी जगह से उठा और रक्षिता से बोला, चलते हैं रक्षिता, तुम्हें लेट हो रहा होगा। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल गए। दिन भर ऑफिस का काम खत्म करके रक्षिता शाम को अपने घर में आई ही थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, कंपनी के डायरेक्टर रुद्र बॉस को एक अर्जेंट फाइल चाहिए जो आपके पास पड़ी हुई है, प्लीज उनके घर जाइए और देकर आइए। ये पढ़ते ही रक्षिता ने सोचा, फाइल, और वो भी इस समय, और रुद्र सर के घर? वहां जाकर तो मुझे कुछ अजीब सा ही लगता है, क्या करूं मैं? रक्षिता तरह तरह की बातें सोचने लगी, लेकिन आखिर में उसे समझ आ ही गया कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। रात के करीब 7 बजे वो अपने घर से रुद्र के मैंशन डार्क हेवन की तरफ निकल पड़ी, जिसके बारे में रुद्र को कोई अंदाजा नहीं था। रुद्र इस वक्त कार चलाते हुए रास्ते में ही था जब उसने एक बार फिर से अपने मैनेजर को कॉल करके पूछा, वो फाइल तुम ऑफिस में कब लेकर आ रहे हो? मुझे जल्दी ही उसकी जरूरत है। तभी मैनेजर ने जवाब दिया, सर आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, मैंने वो फाइल रक्षिता के हाथों आपके घर पर भिजवा दी है। ये सुनते ही रुद्र एकदम से घबरा उठा, ये सोचकर कि अगर रक्षिता वहां गई तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब रक्षिता को लेकर उसके घर वालों के विचार बदल गए हैं और ऐसे में उसकी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। रुद्र गुस्से में मैनेजर पर चिल्लाया, तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? रक्षिता को मेरे घर पर किससे पूछकर भेजा तुमने? रुद्र का ऐसा गुस्सा देखकर मैनेजर मन ही मन काफी घबरा गया। वो हकलाते हुए बोला, सर मैं तो बस चाहता था कि आपको यहाँ आने की तकलीफ ना हो, इसलिए। रुद्र ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, फोन रखो तुम इडियट। रुद्र ने जल्दी से फोन काटा और रक्षिता को फोन मिलाने लगा, लेकिन अब रक्षिता का नंबर नहीं लग रहा था। वो कार चलाते हुए परेशान होकर बोला, ओफो, उसका नंबर भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाए घर पर। मॉम और कई लोगों ने तो खुद पर काबू पाना सीख लिया है, लेकिन लक्ष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और अगर कहीं गलती से उसने खून देख लिया तो पागल हो जाएगा। फिर ये राज जो रक्षिता से छिपा हुआ है वो राज नहीं रहेगा। पता नहीं क्या होगा अगर उसे पता चल गया कि हम कौन हैं। ये सब सोचते हुए रुद्र ने अब कार की रफ्तार और तेज कर दी। वो लगातार बार बार रक्षिता को कॉल किए जा रहा था, लेकिन रक्षिता का नंबर भी नहीं लग रहा था। इधर रक्षिता कुछ देर में ही रुद्र के मैंशन पर पहुंच चुकी थी।
जैसे ही वो वहां पहुंची तो उसे वहां के आसपास का माहौल बड़ा ही शांत और अजीब सा लगा। वो अपने आसपास देखकर सोचने लगी, यहाँ सब कुछ इतना शांत सा क्यों नजर आ रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? तभी अचानक ही अंदर से उसे एक गार्ड ने आवाज दी, जी मैडम, किससे मिलना है आपको? रक्षिता ने चौंक कर उस तरफ देखा। वो गार्ड उसे अजीब सी नजरों से घूर रहा था। रक्षिता ने उसके पास जाकर कहा, रुद्र सर को एक फाइल देनी थी, क्या वो अभी घर पर हैं? रक्षिता को कहाँ पता था कि वो गार्ड भी एक यक्ष ही था। उसने अगले ही पल गेट खोलते हुए कहा, मैं अभी नया हूँ यहाँ पर, तो ज्यादा कुछ पता नहीं कि कौन उनसे मिलने आता है, लेकिन आप अंदर आइए, रुद्र सर आते ही होंगे। उनकी माँ और लक्ष्य, बाकी लोग तो घर के अंदर ही हैं। रक्षिता मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई और तभी उसे सामने से लक्ष्य आता हुआ दिखा, जो उसे पहचानता था। वो उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप, कहिए क्या बात है? रक्षिता ने उसे जब वहां आने की वजह बताई तो वो रक्षिता को अपने कमरे में लेकर गया। फिर बोला, आप यहाँ बैठिए, रुद्र बस आते ही होंगे, मैं तब तक वापस आता हूँ अभी। इतना कहकर वो वहां से चला गया। लक्ष्य बाहर जाते ही बोला, ओह नो, इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। और सबका तो ठीक है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मेरे सामने कहीं कोई गलत सिचुएशन आई तो मैं खुद पर काबू रख पाऊंगा या नहीं। इतना कहकर लक्ष्य बाहर गार्डन में टहलने लगा। उधर दूसरी तरफ रक्षिता कमरे में बैठी चारों तरफ दीवार पर लगी उन तस्वीरों को देखने लगी, जिसमें रुद्र और लक्ष्य एक साथ थे। लेकिन उस तस्वीर में रुद्र का फोटो धुंधला था, जबकि लक्ष्य क्लियर दिख रहा था। अपनी जगह से उठकर वो उस तस्वीर को देखते हुए बोली, देखने में कितनी पुरानी तस्वीर लग रही है ये, किसी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की। लेकिन इतनी पुरानी तस्वीर में लक्ष्य या थोड़ा रुद्र सर जैसा दिखने वाला आदमी कैसे हो सकता है? रक्षिता खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी चलते चलते वो एक टेबल से टकरा गई। अगले ही पल उसके मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि टेबल का एक कोना उसके पैर में जा लगा था, जिससे खून निकलने लगा। उधर दूसरी तरफ इस खून की खुशबू बाहर मौजूद लक्ष्य की नाक से जा टकराई तो वो अजीब तरीके से अपने आसपास देखने लगा। कौन है? किसका खून है ये? मुझे कहीं से कोई तो सुगंध आ रही है। धीरे धीरे करके लक्ष्य उतावला हो गया और चारों तरफ परेशान होकर घूमने लगा और आखिर में उसकी नजर अपने कमरे की तरफ गई, जिस तरफ से ये खुशबू आ रही थी। वो पागलों की तरह उस तरफ बढ़ा। उसके चेहरे का हाव भाव एकदम से बदल चुका था। दूसरी तरफ रक्षिता को इस बारे में जरा भी भनक नहीं थी कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। और उधर दूसरी तरफ यक्ष बेहद तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए घर की तरफ बढ़ रहा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और रक्षिता के बारे में जानना चाहा, और फिर उसने जो देखा उससे यक्ष के होश उड़ गए।